हेलो एवरीवन। आज 1 सितंबर 2025। तो आज की हमारी जो द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ रहेगी, जिसमें सबसे हमारी पहली न्यूज़ होगी मोदी और पुतिन की मुलाकात के बारे में। उसके बाद है ब्लू ड्रैगन्स, ये क्या है और इसके लिए क्यों स्पेन ने अपने जो दरवाजे यानी कि स्पेन ने रूट्स बंद कर दिए ब्लू ड्रैगन के डर से। इसके बाद राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने की बात चल रही है और रक्षा विभाग को युद्ध विभाग में बदलने की बात हो रही है अमेरिका में। तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट न्यूज़ हम कवर करेंगे, अमेरिका रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करेगा। तो ये WSJ की रिपोर्ट है, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि अमेरिका जो है वो रक्षा विभाग का नाम बदलकर अब उसको युद्ध विभाग करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो WSG की एक रिपोर्ट है, ये वहाँ का एक मतलब न्यूज़पेपर है। उनके अकॉर्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने की बात कही है। ये जो न्यूज़ है 30 अगस्त 2025 को यहाँ पर पब्लिश होती है, जिसके न्यूज़ को लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये जो व्हाइट हाउस के एक अधिकारी है, उनके द्वारा कहा गया है। ऐसा हो सकता है ये बात ऐसे ही हो, मतलब अभी सिर्फ इस पर बातचीत चल रही है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों कहा जा रहा है। एक बात तो ये है कि जो अमेरिका है वो आज के जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी वॉर चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इवॉल्व रहता है अमेरिका। तो अमेरिका की जो सैन्य नीति है, उनकी जो आक्रामक क्षमता है, उस पर जोर देने के उद्देश्य से ये नाम प्रस्तावित किया गया है। तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। अब देखिए, अमेरिकी युद्ध विभाग की स्थापना 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन के समय के दौरान हुई थी। यह जो विभाग है 1947 तक अस्तित्व में रहता है, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाता है और इसको फिर से रक्षा विभाग में बदल दिया जाता है। यानी कि पहले भी इस विभाग का नाम युद्ध विभाग रह चुका है और फिर इसको जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1947 पारित करते हैं और उसके तहत इसको रक्षा विभाग बदल दिया जाता है। अब फिर से इसको दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहने की बात चल रही है। 1949 में इसका नाम आधिकारिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रखा जाता है और इसका उद्देश्य था कि सैन्य को अधिक एकीकृत करना, रक्षा केंद्रित बनाना था, खास करके शीत युद्ध की शुरुआत में। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय पर जो सेना थी, इस विभाग में जो भी सैनिक, जो मिलिट्री फोर्स होती, आर्मी फोर्स होती है, उन सभी में एकता बनाकर रखना, देश के प्रति भावना को जगाना, यानी कि सुरक्षा के नाम पर ही इसको सुरक्षा विभाग रखा गया था। पुराने नाम के दौरान अमेरिका ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, जिसे ट्रंप ने अपनी टिप्पणियों में कहा। जब ट्रंप कहते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा कि जो पुराना ये जो नाम था युद्ध विभाग, इसी दौरान अमेरिका ने पहला और दूसरा विश्व युद्ध जीता था। अब ट्रंप का क्या कहना है, ट्रंप का बयान क्या आता है। 25 अगस्त को ओवल ऑफिस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से जब वो मुलाकात करते हैं, उसी दौरान ट्रंप ने कहा कि रक्षा विभाग का नाम जो बहुरक्षात्मक लगता है। उन्होंने कहा कि हम रक्षा चाहते हैं, लेकिन हम आक्रामक भी रहना चाहते हैं, यानी कि लड़ाकू भी रहना चाहते हैं। वो ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को युद्ध सचिव कहकर संबोधित किया, यानी कि उन्होंने युद्ध सचिव का रक्षा सचिव की जगह, और कहा कि बदलाव ये जल्द कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया क्या है इस प्रस्ताव पर। व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं वहां के, अन्ना केली, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हमारी सेना को आक्रामक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि केवल रक्षा पर। तो प्रशासन विविधता, समानता, समावेश कार्यक्रम को कम करने और सैन्य को जागृत विचारधारा से मुक्त करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना को अवेयर कर रहे हैं, इसी वजह से उनको सिर्फ रक्षा पर ही नहीं बल्कि उनको अपने डिफेंस के लिए, वॉर करने के लिए, यानी कि लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी वजह से इससे पता चलता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं ये नाम के मायने रहते हैं कि अगर जैसा नाम होगा वैसा ही काम करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस में क्या समर्थन इसका अमेरिका में। फ्लोरिडा के जो रिपब्लिकन प्रतिनिधि हैं ग्रेग स्ट्यूबे, उन्होंने कहा कि नीति विधेयक में एक संशोधन दाखिल करने की बात कही है, जो कि ये नाम बदलाव का समर्थन है। ये जो बदलाव है कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता वाला, यानी कि कांग्रेस की अगर मंजूरी मिलती है तभी इसका नाम बदला जाएगा, क्योंकि 1949 का जो कानून था वो अभी वर्तमान कानून इस पर जो अभी नाम है उसके द्वारा निर्धारित किया गया था।
व्हाइट हाउस के जो वैकल्पिक तरीके तलाश रहा है, जैसे कि कार्यकारी आदेश को, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि पूर्ण बदलाव के लिए विधायी कार्यवाही होगी, यानी कि पूरी तरह से एक, जैसे भारत में पूरा एक कानून यानी कि प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी के तहत ही किसी भी विभाग का नाम बदला जाएगा। तो उनके द्वारा भी यही कहना है कि अगर ये नाम बदलना है तो पूरी तरह से विधायक पारित करके विधायी कार्यवाही के तहत ही ये काम हो सकता है, यानी कि कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। अब इसमें कुछ चुनौतियां रहेंगी। अब नाम बदलने में क्या चुनौतियां आएंगी? नाम बदलने से दस्तावेज, वेबसाइट, संकेत और सैन्य संचालन में भी परिवर्तन होंगे। कॉन्फेडरेट नाम वाले जो भी सैन्य ठिकाने, उनके नाम बदलने की लागत अभी जो देखे 62.5 मिलियन डॉलर थी, जो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। कुछ विश्लेषक क्या कहते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक कदम है जो कि सैन्य की आक्रामक छवि को मजबूत करेगा, यानी कि उनके लिए ये एक अच्छा कदम है। लेकिन आलोचक कहते हैं ये एक अनावश्यक, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब गैर जरूरी काम है और ये विभाजनकारी है, उनके द्वारा ये कहना आलोचकों का। तो ये चुनौतियां सामने आएंगी नाम बदलने में। इसके बाद हमारी सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। ब्लू ड्रैगन्स क्या है, जिसके कारण स्पेन में समुद्र तट बंद कर दिए, यानी कि जो स्पेन है उसने इस जीव की वजह से, ये देखिए ये जीव देखने में ऐसा लगता है ब्लू ड्रैगन, तो इसकी वजह से जो स्पेन है उसने अपने समुद्री तट जो है वो बंद कर दिए। ब्लू ड्रैगन एक प्रकार के छोटे समुद्री घोंगे, यानी कि स्लग्स जो होते हैं उसके जैसा। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लैसुकस एटलांटिस, ये इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ये एक प्रकार के न्यूडी ब्रांच है जो कि समुद्री जीव है, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक जीव है, और ये आकार में केवल 3 से 4 सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं। सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर तक लंबा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इनकी अगर हम उपस्थिति को देखें, ये मतलब ये कैसे दिखते हैं, ये कैसे पता चलता है, तो ये काफ़ी आकर्षक, अट्रैक्टिव रहते हैं, चमकीले नीले रंग के होते हैं, इसी वजह से इनको ब्लू ड्रैगन का नाम दिया गया। इनकी निचली सतह चांदी की तरह सफ़ेद और ग्रे होती है। ये समुद्र की सतह पर तैरते हैं, पेट में हवा का बुलबुला भरकर, जो उन्हें समुद्र के नीले रंग में छिपने में मदद करता है, यानी कि समुद्र में भी ये छिपकर रहते हैं। ऊपर से देखने पर यह समुद्र के रंग से मेल खाते हैं, जो समुद्र का कलर होता है ब्लू, बिल्कुल वैसा ही इनका कलर लगता है, लेकिन नीचे से सूरज की रोशनी से घुल मिल जाते हैं, जो एक रक्षात्मक रणनीति है, यानी कि ये भी एक अपने खुद को डिफेंस करने के लिए एक नीति अपनाते हैं, जिसको रक्षात्मक नीति कहते हैं। ये जो जीव है मुख्य रूप से विषैले होते हैं, यानी कि जहरीले हैं, क्योंकि ये जहरीले जेलीफिश जैसे पोर्टुगीज मैन ओ वॉर या फिर अन्य सिफोनोफोर का शिकार करते हैं, यानी कि इस जेलीफिश पर शिकार करते हैं। तो इन जेलीफिश के डंक वाली कोशिकाएं जो होती हैं उसको अपने शरीर में ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये भी जहरीले हो जाते हैं और इन्हें अपनी उंगलियों जैसी संरचनाओं में संग्रहित कर लेते हैं, जिसके कारण इनमें जहर बन जाता है। इससे उनका डंक और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये उनके लिए शिकार से कहीं अधिक तीव्र हो सकता है, यानी कि शिकार से कहीं ज़्यादा अधिक तीव्र है। इसके बाद मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस के लिए कितना खतरनाक है, इनका डंक काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी पेनफुल रहता है, जो लालिमा, सूजन, उल्टी, मतली, चक्कर आना या फिर कभी कभी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर घातक नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे, एलर्जी वाले लोग या फिर जिन्हें हार्ट डिसीज़ होती है, उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। डंक लगने पर समुद्री पानी से उसको धोना चाहिए, गर्म पानी लगाना चाहिए, लेकिन शराब या बर्फ़ का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि जब कोई डंक लग जाए अगर गलती से इसका, तो उसको गर्म पानी लगाइए और समुद्री पानी से वॉश करिए, इसको शराब, बर्फ़ या साबुन वगैरह मत लगाइए। अब देखिए ऐसा क्यों किया, स्पेन ने इस के डर से बंद क्यों कर दिए रास्ते। जो गार्डम और डेल सेगुरा है, यानी कि एक ऐसी खबर आई है कि ये इस जगह लगातार ये फैलता जा रहा है, यानी कि समुद्र के तट से लेकर जो स्पेन है उसके अंदर तक जा रहा था, यानी कि उस कंट्री में बाकी जगह फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने तट बंद कर दिए कि वहाँ पर कोई भी ना जाए, जिसके कारण वहाँ से कोई भी ऐसे एलर्जिक रिएक्शन वहाँ से लेकर बाकी लोगों में ना फैले। 20 अगस्त 2025 को विबर्स बीच, ये एक बीच है स्पेन का, उस पर 2 ब्लू ड्रैगन्स मिलने पर 11 किलोमीटर लंबे तट बंद कर दिए। मेयर जॉस लुइसेज ने चेतावनी जारी कर दी है कि जो स्नान है निषिद्ध है, यानी कि वहाँ पर आप नहीं स्नान कर सकते। अगले दिन
कोई नया साइटिंग ना होने पर पीले झंडे के साथ खोला गया, लेकिन निगरानी जारी है। इसको खोला तो गया लेकिन फिर भी वहां पर लगातार तैनात कर दिए गए और सावधानी बरतने की बात कही है। इसके बाद एक बारबरा बीच है स्पेन का। 17 अगस्त को यहाँ पर 5 से 6 ब्लू ड्रैगन्स मिले, इसी वजह से बंद कर दिया और अगले दिन सावधानी के साथ इसको फिर से खोला गया। इसके बाद लैंजारोटे जो है, और जो फमारा, ला गारिता और ला कैंट्रिया बीच, यानी कि ये सभी बीच हैं स्पेन के, उस पर साइटिंग्स के अस्थायी बंदी कर दे। एक बच्चे को डंक लगने से अस्पताल भेजा गया, यानी कि ऐसा एक मामला भी सामने आ चुका है कि किसी बच्चे को वहां पर डंक लग चुका है इसका। इसके अलावा वेलेंसिया मलोरका में भी यह देखा गया और 1916 के बाद ये पहली बार इनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ब्लू ड्रैगन 1916 के बाद फिर से स्पेन में देखे गए हैं। तो इसी वजह से कि किसी भी मनुष्य को कोई नुकसान ना हो, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेन ने इनको बंद कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान में एक ऐसा कानून पारित किया जा रहा है, यानी कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, जो जिसकी वजह से आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना। यानी कि विधेयक के तहत क्या होगा कि मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण के रूप में परिभाषित नहीं किया है। मान लीजिए अगर कोई धर्म बदलता है, मतलब कानून कोई अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है, तो उसको सजा मिलेगी, उसको कारावास हो सकता है और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई अपना, किसी का पहले हिंदू धर्म था, बाद में उसने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, फिर दोबारा वो हिंदू में आना चाहता है, तो इसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ इसमें खास तौर पर ध्यान रखी गई है। अब देखिए पूरी खबर क्या है। राजस्थान सरकार ने 31 अगस्त 2025 को कैबिनेट बैठक में, जो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 उसके संशोधित और कठोर संस्करण को मंजूरी दे दी है। मतलब इसको संशोधित करके यहाँ पर कठोर दंड की मंजूरी मिल चुकी है। यह जो विधेयक है 1 सितंबर यानी कि आज 2025 से शुरू हो रही मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। पुराना जो भी इसका एडिशन था उसको वापस ले लिया जाएगा, जो कि फरवरी 2025 में पेश किया गया था, लेकिन बहस के लिए नहीं आ सका है वो, यानी कि उस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई, उसको फिर से वापस लिया जाएगा। यह जो विधेयक है धोखाधड़ी, प्रलोभन या फिर जबरदस्ती जो भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता है उसको रोकने के उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, खास करके लव जिहाद और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों के रूप में। यानी कि लव जिहाद को लेकर और जो सामूहिक धर्मांतरण होता है उसके मामले में विधेयक में घर वापसी को धर्मांतरण की परिभाषा से बाहर रखा गया। मतलब कि जैसे पहले बात की, कोई मान लीजिए मुस्लिम है, वो हिंदू धर्म में चला गया, फिर दोबारा मुस्लिम में आना चाहता है, तो उसको घर वापसी की परिभाषा दी गई है, यानी कि ये अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद इसमें प्रावधान क्या है, ये जो विधेयक है अवैध धर्मांतरण को यानी कि कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध घोषित करता है कि इसकी आपको कोई जमानत नहीं मिलेगी। फिर अपराध जो अपराधी होगा, यानी कि जो जबरदस्ती किसी का धर्म बदलेगा, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और मामला जो है पूरा सेशन कोर्ट में भी चल सकता है। फिर उसके बाद रिलीजन कन्वर्जन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी कि हम अपना धर्म बदल रहे हैं, और समारोह के 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई धर्म बदलना चाहता है, तो पहले जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको, वहाँ के जो डीएम है, उनको आपने पहले सूचना देनी होगी कि ये कुछ हम कर रहे हैं। इसके बाद विवाह के माध्यम से अगर धर्म बदला जाता है तो उसके लिए जो विवाह है वो शून्य घोषित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो विवाह है उसका मामला भी सामने आता है कि मान लीजिए अगर किसी का विवाह, मान लीजिए हिंदू किसी लड़की का विवाह मुस्लिम लड़के से होता है, तो उसका धर्म बदलने का ये बात अगर आती है तो इट मीन्स कि ये विवाह कोई इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा विदेशी या अवैध स्रोतों से धन लेकर धर्मांतरण कराने पर 10-20 वर्ष की सजा और कम से कम 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। यानी कि कोई भी मान लीजिए विदेशी स्रोत से या फिर अवैध तरीके से अगर धन लेकर किसी से, मतलब किसी लालच में धर्म बदला जाता है, तो उससे भी 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद जो संस्थान है उनको पंजीकृत रद्द हो सकता है। जो भी संस्था ऐसा करती है, राज्य अनुबंध बंद हो सकते हैं, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी सहायता मिलती है, जैसे कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें गुरुकुल, मदरसा या फिर और स्कूल्स रहते हैं जिसमें जो पर्टिकुलर धर्म के लिए होते हैं, अगर वो संस्थाएं ऐसा करती, धर्म परिवर्तन करती हैं, तो उन पर भी जुर्माने लग सकते हैं।
इसके अलावा अपराध स्थल की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या फिर उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये काफी कड़े कानून यानी कि स्ट्रिक्ट कानून लेकर आ रही है सरकार। अब देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। इसमें हम समझते हैं अपराध कैसा होगा, उसकी सजा कैसी और जुर्माना कितना रहेगा। अवैध धर्मांतरण, अगर कोई मान लीजिए अवैध होता है, कोई इलीगली यानी कि बिना किसी लीगल नोटिस के अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो कम से कम 7 साल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की और उसके बाद जुर्माना 5 लाख रुपए। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग है, दिव्यांग महिला, SC ST वर्ग के विरुद्ध अपराध किया जाता है तो 10 साल की कम से कम सजा और 20 साल की मैक्सिमम, और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन, अगर किसी समूह के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है या करवाया जाता है तो उसमें न्यूनतम 20 साल की और अधिकतम आजीवन कारावास रहेगा और 25 लाख रुपए कम से कम जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी अवैध संस्थान से अगर कोई धन प्राप्त करता है तो उसके लिए भी 10 से 20 साल सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना। इसके बाद भय यानी कि डर की वजह से बल, शादी का वादा करके विवाह, नाबालिग महिला या अवैध व्यापार जैसे अपराध किए जाएंगे तो 20 साल सजा और 30 लाख रुपए कम से कम जुर्माना लगेगा। अगर कोई एक बार से ज़्यादा अपराध करता है और धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको आजीवन कारावास रहेगा और कम से कम 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। मान लीजिए कोई एक बार से ज़्यादा, मान लीजिए किसी ने एक बार किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया लेकिन फिर वो सेम यही अपराध करता है तो उसको इसके लिए आजीवन कारावास, पूरे जीवन यानी कि लाइफ टाइम उसे जेल हो सकती है। ये विधेयक अगर पारित होता है, मान लीजिए इसका सिर्फ अभी प्रस्ताव रखा गया, अगर पारित होता है तो राजस्थान पूरे देश का 12वां राज्य बनेगा जहां पर ऐसा कानून लागू होगा। अभी ये आने वाले समय में देखेंगे, आज इस पर बहस होगी, मतलब कैबिनेट में इस पर बहस चलेगी और पारित होने की जो भी प्रक्रिया है वो जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रंप के तेल टैरिफ के साए में आज मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी 1 सितंबर 2025। तो आज मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रहेगी। इस मुलाकात की पूरी न्यूज़ क्या है? भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनकी मुलाकात SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है। ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाया गया 50% उसके साए में हो रही है, जो कि मुख्य रूप से भारत के रूसी तेल आयात को लेकर लगाया गया। यानी कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, इस वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया 50%। तो उसी वजह से अब ये शंघाई कॉरपोरेशन ने मुलाकात हो रही है। अब देखिए, मोदी ने ट्वीट करके क्या कहा है कि इंटरेक्शंस इन तियानजिन कंटिन्यू एक्सचेंजिंग पर्सपेक्टिव्स विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग द SCO समिट। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें मतलब बहुत खुशी है, उनके द्वारा मोदी ने ये कहा है कि हमें पुतिन और शी जिनपिंग को मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज आर डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ही पुतिन से मिलकर बहुत खुशी हुई है और हमेशा से ही मैं उसको मतलब बड़ी खुशी खुशी मिलता हूँ। आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो अब एक तरफ ये भी संदेश चाहता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप को इस चीज़ से मिर्ची जरूर लग रही होगी कि भारत और रूस अब एक मतलब अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, इनकी जो मित्रता है वो गहरी हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे भारत को अकेला छोड़ दिया जाए। टैरिफ का विवरण अगर हम देखें तो 27 अगस्त को ट्रंप ने भारत से जितना भी सामान आयात किया जाता है जिसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स थे, उस पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर फिर 50% कर दिया है। इससे 25% जो है विशेष रूप से रूसी तेल के लिए सजा के रूप में लगाया। उसने कहा है कि ये एक आपके लिए जुर्माना है, यानी कि फाइन लगाया है 25% जो है। इसका उद्देश्य क्या है कि रूस की तेल राजस्व को कम करना, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी उसको डाउन करना, जो युद्ध को फंड कर रहा है। हालांकि चीन भी सबसे बड़ा खरीदार है रूस का, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन भारत के साथ सिर्फ ऐसा हुआ है तो भारत इसकी आलोचना करता है। भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा है? इससे भारत का जो अमेरिका में निर्यात है उसकी 40% की कमी आ रही है, जो कि अभी देखी जा रही है, जो $37 बिलियन तक का नुकसान पहुंचा सकता है। इससे लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं, क्योंकि अगर यहाँ के प्रोडक्ट नहीं जाएंगे अमेरिका में या कहीं भी सेल नहीं होंगे तो यहाँ की नौकरियां कम हो सकती हैं। इसके साथ ही GDP में जो 6.5% की ग्रोथ रेट नीचे गिर सकता है। भारत ने इसका जवाब देते हुए अमेरिकी हथियार खरीद को स्थगित कर दिया, यानी कि अमेरिका से जो हमें हथियार खरीदने थे उसको अब डिले कर दिया गया
और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है कि हम भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं भारत में ही बेचें, यानी कि बाहर भेजने की बजाय, यूएसए को देने की बजाय हम अपने और वैकल्पिक जो भी हमारे मतलब कि व्यापार देश हैं, व्यापारी जिसके साथ व्यापार चाहते हैं, भारत अपने विकल्प ढूंढ रहा है। इसके बाद ट्रंप क्या हम कहते हैं कि टैरिफ जो है ये लगा हुआ है, रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदकर युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है, यानी कि अगर भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो ट्रंप कहता है कि भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो एक्सपर्ट वो क्या कहते हैं, विश्लेषक वो कहते हैं कि ऑन गोल है ये, क्योंकि भारत अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है जो कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल होता है। यानी कि अब देखिए, चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका एकजुट होते हैं, लेकिन अब भारत और रूस जो है अमेरिका के खिलाफ भी एकजुट होने की तादाद में है। अब देखिए, शिखर सम्मेलन का ये जो संदर्भ है, यानी कि इनकी मुलाकात के मुख्य एजेंडे क्या हैं, जो आज 1 सितंबर को इनकी मुलाकात हो रही है। इसमें रूसी तेल और ऊर्जा सहयोग की बात होगी। भारत जो है रूस से तेल आयात जारी रखेगा, ये पहले भी भारत ने अपने बयान में कहा था। चर्चा में जो भुगतान प्रणाली सुधार रहेगा, व्यापार बाधाओं को हटाना और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस करना। रूस ने कहा है कि अगर भारतीय सामान अमेरिका ना जा सके तो वे रूस आ सकते हैं। इट मीन्स, अब देखिए कि रूस ये कह रहा है कि रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत का सामान अमेरिका में नहीं जाता तो रूस उसको खरीद सकता है। इसका मतलब कि रूस अब देखने में तो ये लग रहा है कि भारत का बहुत सच्चा और अच्छा मित्र बनने जा रहा है। ट्रंप टैरिफ के जवाब की बात होगी। दोनों जो नेता हैं अमेरिकी दबाव के खिलाफ एकजुटता दिखाएंगे, जो अभी हमने पिक्चर्स में भी देखा और इनके बयान से भी पता चलता है। मोदी ने पहले ही पुतिन को भारत को आने का न्योता दिया है। ये ट्रंप के टैरिफ के सीधा जवाब है। यानी कि ट्रंप जो है वो भारत पर दबाव बनाता है कि हम रूस से व्यापार ना करें, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। भारत को अपने देश के हित का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं इस चर्चा का विषय। पुतिन ने मोदी को यूक्रेन पर अपडेट दिया है और इसके बाद भारत ने शांति वार्ता का समर्थन किया, लेकिन रूस की निंदा नहीं की है। भारत जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि एक तो शांति के लिए तो समर्थन करता है, लेकिन किसी भी देश की निंदा नहीं करता है। एससीओ के माध्यम से भारत रूस चीन के साथ मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके अलावा रक्षा मुद्दा भी रह सकता है, एरोस्पेस, खनिज और परिवहन में नए सौदे, या फिर रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्ति करता है। यानी कि रूस जो है भारत को काफ़ी हथियार देता है और भारत के साथ काफ़ी वेपन्स डील्स रह चुकी हैं। अब देखिए, संभावित इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और भारत की रणनीति क्या रह सकती। भारत और रूस संबंध मजबूत नजर आएंगे इसमें हमें, क्योंकि ये जो है मतलब कि मुलाकात है भारत रूस के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा गहरा करेगी। जो दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा से व्यापार $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य साकार हो सकता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है इस टारगेट को हम अचीव कर सकता है भारत, कि पुतिन के मतलब कि रूस में $500 बिलियन तक का व्यापार रहेगा। अमेरिका के साथ हमारे जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ट्रंप मोदी संबंध पहले ही इतने गर्म थे, लेकिन अब ठंडा पड़ गए हैं। भारत अमेरिका से बातचीत तो जारी रखेगा, लेकिन रूसी तेल को नहीं छोड़ेगा। और इससे क्वाड जो है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद चीन के साथ सामान्यकरण हो सकता है। मोदी शी मुलाकात जो है सीमा विवाद के बाद संबंध सुधारने का एक अच्छा मौका हो सकती है। अगर जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ शी जिनपिंग से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो हो सकता है भारत और चीन के संबंध भी अच्छे हो जाए। ये अमेरिका के खिलाफ भी हो सकता है। इसके अलावा पूरे विश्व में प्रभाव, टैरिफ से जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, तेल की कीमतें गिर रही हैं 60 डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन भारत जैसे आयातक देशों को फायदा हो सकता है। हालांकि लंबे समय में मुद्रास्फीति वो भी बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर आधारित है। अमेरिका से दूरी नहीं, लेकिन रूस से भी दूरी नहीं चाहता। यानी कि भारत दोनों का साथ चाहता है, अमेरिका और रूस का साथ तो क्या मतलब कि उनके साथ व्यापार करना चाहता है। मोदी ने कहा है कि हम किसानों और छोटे व्यवसायों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। तो ये मोदी का बयान आया है। ये जो मुलाकात है भारत को पूरे विश्व में एक मजबूती बना सकती है, लेकिन ट्रंप के साथ ही व्यापार को लेकर चुनौतीपूर्ण भी रहेगी। ट्रंप के साथ हमारे जो मतलब उनकी बात ना मानने पर अब उसको जो गुस्सा आया होगा, और दूसरी तरफ जो रूस के साथ लगातार भारत की मुलाकात हो रही है, या फिर उसके बाद अभी चीन, रूस,
चीन, रूस, भारत और इसके साथ ही जो नॉर्थ कोरिया है, ये सभी लीडर्स एक साथ इकट्ठा होंगे तो अब ट्रंप को इससे और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। उसकी रणनीति चाल क्या है ये तो बाद में अभी पता चल जाएगी, मतलब जो उसके बयान आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।